बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्कशीट नंबर 33 जो कि क्लास 10th के लिए है। और हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा बच्चों सामाजिक विज्ञान रहेगा। सामाजिक विज्ञान में हमारा उप सब्जेक्ट रहेगा वो है इतिहास। ठीक है, और हमारी आज की डेट है बच्चों 19 सितंबर 2020। वर्कशीट का हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चलिए बच्चों अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। हमने राष्ट्रवाद के बारे में पिछली क्लास में भी पढ़ा था, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों। देखते हैं क्या दिया है हमें वर्कशीट में। फर्स्ट पैराग्राफ में दिया है बच्चों हमें 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद। तो देखते हैं रूढ़िवाद क्या है, स्टार्ट कर रहे हैं। 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया था कि भाई 1815 में नेपोलियन हार गए थे तो उन्होंने रूढ़िवादी जो प्रथा चली आ रही थी वो अपना ली। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप रूढ़िवादियों ने स्थापित संस्थाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं को मान्यता दी एवं तीव्र परिवर्तन के स्थान पर क्रमिक विकास पर जोर दिया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिखर सम्मेलन जिसे कांग्रेस कहा गया का आयोजन वियना में किया गया। ठीक है, तो उन्होंने जो पुरानी विचारधारा चली आ रही थी उन्हीं को इन्होंने आगे बढ़ाया और एक शिखर सम्मेलन हुआ जिसमें जिसको हमने क्या कहा, कांग्रेस कहा। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या लिखा है कि इस कांग्रेस का आयोजन ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिख ने किया। इस कांग्रेस में वियना संधि पर हस्ताक्षर भी हुए। तो ये जो कांग्रेस सम्मेलन हुआ था इसमें एक संधि हुई, वियना संधि, इसके ऊपर यहाँ पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं वियना संधि के बारे में विशेषता बताई गई है। वियना संधि क्या थी और किस तरह से इसमें बैठक में क्या निर्णय लिए गए। तो देखते हैं वियना संधि की विशेषताएं। पहला है कि भाई फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना। फ्रांस में बुर्बो जो राजवंश था उसकी पुनर्स्थापना की गई। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में कई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रांस में उन इलाकों पर अत्यधिक आधिपत्य को खो दिया। फ्रांस ने उन इलाकों पर से आधिपत्य खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय जीते थे। ठीक है, तो जो नेपोलियन था उसने जो भी कुछ इलाके जीते थे वो भी इसमें खो दिए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक के हेतु नए राज्यों की स्थापना की गई। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों ड्यूक मैटरनिख कौन थे, उन्होंने क्या किया और उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है ड्यूक मैटरनिख। इसमें आपको चित्र भी दिखाया गया है कि कुछ इस तरह से दिखाई देते थे ड्यूक मैटरनिख। इनका जन्म 15 मई 1773 में हुआ था और वे ऑस्ट्रिया के क्या थे बच्चों, चांसलर थे। ठीक है, तो 1814 से 1848 तक के काल में इन्होंने यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप के राजनीतिक हालातों पर टिप्पणी करते हुए इन्होंने कहा कि यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। तो इन्होंने एक कहावत कही कि भाई अगर फ्रांस छींकेगा तो पूरे यूरोप में जुकाम फैल जाएगा, है ना। तो आगे देखते हैं क्या कहा इन्होंने। वियना संधि से इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वियना संधि में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेपोलियन युद्ध के उपरांत यूरोप की पुनर्रचना एवं पुराने जो रूढ़िवादी तंत्र चले आ रहे थे उनका पुनर्स्थापन किया गया और जिसमें इनकी क्या थी, सक्रिय भूमिका थी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं आगे कौन दिए गए हैं, कौन से व्यक्ति दिए गए हैं। जियोसेफी मैस्सिनी, इनका नाम है जियोसेफी मैस्सिनी। इन्होंने क्या बताया देख लेते हैं बच्चों। इनका जन्म 1807 में जेनोआ में हुआ था और कुछ समय पश्चात वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन के सदस्य बने। ठीक है, आगे देखते हैं। 24 साल की युवा अवस्था में गिलूरिया में क्रांति करने के लिए उन्हें 1831 में देश निकाला दे दिया गया। उसके पश्चात उन्होंने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। ठीक, पहला था मासेरी में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप।
ठीक है, तो दो इन्होंने संगठन की स्थापना की, मासेई में और यूरोप में। बर्न में एक है मासेई और एक है बर्न, ठीक है। तो इन्होंने दो संगठन बनाए देश निकाला देने के बाद इनको, ठीक है। आगे देखते हैं क्या क्या कहा इन्होंने। मैसिनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध हुआ एवं उसके प्रजातांत्रिक सपनों ने रूढ़िवादियों के मन में भय पैदा कर दिया था। तो भाई ये जो थे ये रूढ़िवादियों के खिलाफ थे, और हमारे रूढ़िवादी समर्थक कौन थे, ऊपर हमने अभी पढ़ा था, ड्यूक मेटरनिक, ये रूढ़िवादी समर्थक थे और ये विरोधी थे इसके, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। मेटरनिक ने उसे हमारे सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया, ठीक है। इन्होंने रूढ़िवादी को हमारे सामाजिक व्यवस्थाओं का खतरनाक दुश्मन बताया। अब बच्चों जान लेते हैं भाई रूढ़िवादी क्या है, रूढ़िवादी क्या है, ठीक है बच्चों। तो रूढ़िवादी क्या है, क्या इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, ये वर्ड हमें कई बार देखने को मिल गया है, तो देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। रूढ़िवाद होता है बच्चों कि भाई कोई प्रथा पुरानी ज़माने से जो चली आ रही है उसको हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, तो वो रूढ़िवादी कहलाता है। जैसे कि भाई हम ये समझते हैं कि भाई चोर का बेटा क्या होगा, चोर होगा, तो वो क्या है, रूढ़िवादी व्यवस्था, रूढ़िवादी इसको कहा जाएगा, ठीक है। ये कहावत आपने सुनी होगी, चोर का बेटा तो चोर ही होगा, ठीक है। तो उसको सभी चोर के नज़रिए से देखते हैं तो वो रूढ़िवादी कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वर्कशीट में बच्चों अब यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके आंसर हमने सॉल्व किए हुए हैं, तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और मैं इसके आंसर यहाँ पे सॉल्व करके मैंने जो वीडियो में दिए हैं वो आपको नोट करने हैं। अपने वीडियो को रोक करके आपको यहाँ पे क्या लेना होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा। तो सभी क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट ले करके अपनी कॉपी में क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, फिर इसके आंसर देखेंगे बच्चों क्या होंगे। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, वियना संधि की प्रमुख विशेषताएं बतानी है, ठीक। चलिए आगे देखना है। दूसरा क्वेश्चन, मेटरनिक की भूमिका का वर्णन करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। मेटरनिक ने यूसेफी मैसिनी को हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन क्यों माना, वह किस सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे। आगे देखते हैं। नेपोलियन युग के उपरांत यूरोप में क्या परिवर्तन हुए। तो बच्चों ये हमने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, अब हम इनके आंसर देखेंगे, हम इनके आंसर किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक।